हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल इको लर्नर्स पे। हम लोग पब्लिक फाइनेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे और 4 या 5 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। उसी सीक्वेंस में हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है द मॉडर्न स्टेट इज। जो मॉडर्न स्टेट है वो क्या होती है, किसे मॉडर्न स्टेट कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेजिस्लेटिव स्टेट को मॉडर्न स्टेट कहते हैं, वेलफेयर स्टेट को कहते हैं, एरिस्टोक्रेटिक स्टेट को कहते हैं, या फिर हम पुलिस स्टेट को मॉडर्न स्टेट के नाम से जानते हैं। देखिए, जो मॉडर्न स्टेट के नाम से जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? आज की डेट में जो मॉडर्न स्टेट जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? उसे कहा जाता है वेलफेयर स्टेट। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेलफेयर स्टेट इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मसग्रेव द मेजर फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। मसग्रेव के अकॉर्डिंग जो पब्लिक फाइनेंस है उसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं? एलोकेटिव फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, कौन से? एलोकेटिव फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, या फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव हैं। देखिए, मसग्रेव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि पब्लिक फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शंस है, तो देखिए एलोकेटिव फंक्शन भी, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस क्या करता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का भी काम करता है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन का भी काम करता है, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक फाइनेंस का होता है स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी और डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हम मसग्रेव के अकॉर्डिंग बात करें तो तीनों फंक्शन है, एलोकेशन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी above is the right option। कौन सा? all of the above means ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। तीनों फंक्शंस मसग्रेव ने सजेस्ट किए थे, बताए थे किसके? पब्लिक फाइनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस? है ना, जो बुक है कौन सी? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसके राइटर कौन है, इसका ऑथर कौन है? डाल्टन थे, आर ए मसग्रेव थे, ए आर प्रेस थे, या फिर हार्वी रोजन थे? है ना, देखिए जो बुक है कौन सी? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है आर ए मसग्रेव। कौन है इसके ऑथर? आर ए मसग्रेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? आर ए मसग्रेव, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा इस बुक का कि मसग्रेव का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पब्लिक फाइनेंस में, इसलिए कभी भी पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के राइटर कौन थे। तो सही आंसर क्या है? मसग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राइटेरियन बाय विच पब्लिक गुड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट गुड्स। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे कौन? पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच में क्या किया जाता है? डिस्टिंग्विश किया जाता है, इनके बीच में अंतर किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके भी है, वहाँ पे इनमें अंतर? ऑप्शन ए है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स हैं इनके बीच में हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो किसे देखते हैं? इनके बीच में क्या होता है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, या फिर एक्सटर्नलिटी प्रिंसिपल होता है, या फिर पब्लिक चॉइस प्रिंसिपल है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। देखिए, हमने पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के लिए एक ऑलरेडी वीडियो कर रखा है। आप अगर पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स आपको सही से पढ़ना है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। वैसे जो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? इन दोनों में डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी गुड्स पब्लिक होती है, कौन सी गुड्स प्राइवेट होती हैं। वो एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल होता है, वो इंडिविजिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है ना। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है कौन सा प्रिंसिपल मिल रहा है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मिल रहा है। जो प्राइवेट गुड्स होती हैं उनमें एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल पाया जाता है, जबकि जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, उनमें नॉन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल पाया जाता है। ये कैसी होती हैं? ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, जबकि प्राइवेट गुड्स कैसी? एक्सक्लूडेबल
होती हैं। तो जो नॉन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है वो एक रीजन है इन दोनों गुड्स के बीच में डिस्टिंग्विश क्रिएट करने का। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अभी जिसकी बात की थी, एक तो कौन सा नॉन राइवलरी और दूसरा कौन सा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मीन्स ऐसी कौन से गुड्स जिनके अंदर नॉन राइवलरी पाई जाती है, जिनके अंदर क्या पाई जाती है? नॉन राइवलरी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है इनके अंदर? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। और क्या होती है? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। इसके साथ साथ इनके अंदर इनडिविजिबिलिटी का भी गुण होता है। क्या होता है? इनडिविजिबिलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जिन गुड्स में होती है वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती है? वो कहलाती है पब्लिक गुड्स। कौन सी गुड्स कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पब्लिक गुड्स। तो देखिए, जो नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? नॉर्मल गुड्स की हैं, डीमेरिट गुड्स की हैं, इंफीरियर गुड्स की या पब्लिक गुड्स की। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पब्लिक गुड्स की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली? कौन सा ऐसा टैक्स है नीचे दिए गए टैक्सेस में से जो केवल कौन लगाता है? केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। इंटरटेनमेंट टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर इनकम टैक्स। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा टैक्स है जो केवल कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती हैं। तो वो टैक्स होता है कौन सा? इंटरटेनमेंट टैक्स। कौन होता है? इंटरटेनमेंट टैक्स केवल और केवल कौन इंपोज करती है? स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लॉफर कर्व सजेस्ट दैट, कि लॉफर कर्व क्या सजेस्ट करता है? वैसे लॉफर कर्व का भी हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके वो देख सकते हो। आपको लॉफर कर्व के बारे में सही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? और इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इज यू शेप्ड। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट कैसा? यू शेप का होता है। मतलब जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है यू शेप में। नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन GDP growth rate and tax rate is U-shaped. Option number C, relationship between tax revenue and tax rate is inverted U-shape. And option number D, relationship between saving rate and tax rate is inverted U-shape. देखिए, पहली चीज तो जो लॉफर कर्व है वो जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किसके किसके बीच में? टैक्स रेट और पब्लिक, या ऐसे कह लो टैक्स रेवेन्यू के बीच में। पहली चीज तो लॉफर का रिलेशनशिप किसमें एस्टेब्लिश करते हैं? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। लॉफर कर्व कैसा होता है? वैसे इन्वर्टेड यू शेप का होता है। लॉफर कर्व कैसा होता है? इन्वर्टेड यू शेप का होता है। मैंने अभी कहा कि लॉफर कर्व का आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इस यू शेप। यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप होता तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। कौन सा? इन्वर्टेड यू शेप। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? किसके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है? RBI के पास, प्लानिंग कमीशन के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास या फाइनेंस कमीशन के पास? तो देखिए, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, वो किसके पास है? वो ना तो RBI के पास है, ना तो प्लानिंग कमीशन के पास है, ना तो फाइनेंस कमीशन के पास। वो किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। किसके साथ है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The idea of democratic decentralization in India was popularized by। जो आइडिया है ना किसका? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। कहाँ? इंडिया में। वो किसने पॉपुलराइज किया? ऐसा कह सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज का जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो किसने पॉपुलराइज किया? AD गौरवाला कमेटी ने 1951 में, BR मेहता कमेटी 1957 में, या फिर अशोक मेहता कमेटी 1978 में, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में जो पॉपुलराइजेशन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है अशोक मेहता कमेटी 1978 को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा? अशोक मेहता कमेटी 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैक्स लेविड अपॉन अ फर्म, अ टैक्स लेविड अपॉन अ फर्म एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एडेड, है ना। जब कोई टैक्स किसी फर्म के ऊपर, है ना, जो उनकी वैल्यू है, जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उनके ऊपर परसेंटेज के फॉर्म में जो इम्पोज किया जाता है वो टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता है? मीन्स टैक्स की जो रेट है वो उस गुड्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जो वैल्यू एडेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता है? मेरिट टैक्स कहलाता है, वैट कहलाता है, टर्नओवर टैक्स कहलाता है, या फिर सेल्स टैक्स कहलाता है। देखिए जो टैक्स ना वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है वो कौन सा टैक्स कहलाता है? वो कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स। इट मीन्स वो क्या कहलाता है? वैट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा वैट, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन? निम्न में से कौन सी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है किसकी? टैक्सेशन की। बेनिफिट थ्योरी, कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी, एबिलिटी टू पे थ्योरी, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इतनी थ्योरीज में जो टैक्सेशन की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? एबिलिटी टू पे। वैसे एबिलिटी टू पे क्या होता है मैंने अपने पब्लिक फाइनेंस के वीडियो में से एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो कौन सी होती है? एबिलिटी टू पे थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स एवरीवन शुड हैव टू पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मीन्स हर एक इंसान को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि हर एक इंसान के ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी है, जो हम टैक्स इम्पोज करें वो उसकी एबिलिटी टू पे के अकॉर्डिंग करना लग चाहिए। एबिलिटी टू पे के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन इनकम टैक्सेस, जो हमारा अपना इनकम टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसा है? वो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है, या फिर डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है? देखिए जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। कैसा? डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इनकम टैक्स एग्जांपल है किसका? डायरेक्ट टैक्स का। और हमारे यहाँ जो इसका जो सिस्टम है वो कौन सा है? वो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। सॉरी, इसका आंसर प्रोपोर्शनल नहीं, कैसा होगा? डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल नहीं, कैसा? प्रोग्रेसिव है। बिकॉज ऑफ जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाता है, इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। कौन सा? डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आखिर क्या होता है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, या फिर ऑल ऑफ दीज? देखिए बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसा होता है? ऑल ऑफ दिस। प्लानिंग भी शामिल होती है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, कंट्रोल भी होता है, और इसलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑल ऑफ दीज। कौन सा? ऑल ऑफ दीज। एक बजट में सारी चीजें शामिल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स? कौन सा ऐसा टैक्स है जो दूसरे लोगों पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता? देखिए जब हम टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं ना तो उसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कौन सा टैक्स, एक हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा पढ़ते हैं कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, मीन्स जहाँ पे टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही इंसान के ऊपर होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जहाँ पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग लोगों के ऊपर होता है, मतलब हम टैक्स को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है।
विच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, सॉरी हमें देखना है कौन सा टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स हमें डायरेक्ट टैक्स देखना है कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। एक्सरसाइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल है, दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सेम ऐसे इंटरटेनमेंट टैक्स भी एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। बट वेल्थ टैक्स कैसा है, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। जिस इंसान की वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को वही पे करता है, उसे दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंप प्राइमिंग इज रिलेटेड विद, जो पंप प्राइमिंग वर्ड है किससे रिलेटेड है। वैसे पंप प्राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। हम पंप प्राइमिंग पे एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। पंप प्राइमिंग किससे रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से, इनकम पॉलिसी से, प्राइस पॉलिसी से या फिर फिजिकल पॉलिसी से। तो देखिए जो पंप प्राइमिंग टर्म है किससे रिलेट करता है, ये करता है फिजिकल पॉलिसी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Weizmann Peacock hypothesis supports in a much stronger manner that the possibility of, कि जो Weizmann Peacock hypothesis है वो सबसे ज़्यादा किस पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करती है। Weizmann Peacock कॉन्सेप्ट के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पे जाके Weizmann Peacock और वैगनर्स लॉ, ये दो लॉ हैं पब्लिक फाइनेंस के, जो मैंने दोनों ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। ये किससे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, एन अपवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अ कॉन्स्टेंसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर अ मिक्स्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए वाइजमैन पीकॉक ने क्या कहा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, जर्क्स में क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। इट मीन्स इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था एन अपवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। किसको, एन अपवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, की पब्लिक एक्सपेंडिचर डे बाय डे क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट करता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थ्योरी ऑफ फिजिकल पॉलिसी डिराइव्स फ्रॉम, जो थ्योरी है ना फिजिकल पॉलिसी की, वो कहाँ से डिराइव हुई, कहाँ से आई है। प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस से, एनआई एनालिसिस से, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, या फिर किसमें से, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। हर एक कंट्री के पास दो पॉलिसीज होती हैं, हमारे अपने पास भी दो पॉलिसीज हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हेड करती है आरबीआई, सेंट्रल बैंक हमारी, दूसरी फिजिकल पॉलिसी विच इज हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से आया है, इसका कॉन्सेप्ट आया है साउंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट से। कहाँ से, साउंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट से। जो फिजिकल पॉलिसी कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुई है, प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल फेडरलिज्म रेफर्स टू, जो फिजिकल फेडरलिज्म है ना, जो ये वित्तीय द्वैतवाद है, फिजिकल फेडरलिज्म है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेट है। ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक प्लान्स को ऑर्गेनाइज करने, उनके इम्प्लीमेंट करने से है। या फिर डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस, जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं उनके डिवीजन से, उनके डिवाइडेशन से है। एंड द रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की अलग अलग लेयर्स होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज और लोकल बॉडीज, इनके बीच में क्या हो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक फंक्शंस का डिवीजन, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए जो फेडरलिज्म है, सॉरी फिजिकल फेडरलिज्म है, वो उसका बेसिक काम क्या है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन से क्या करता है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में जो भी गवर्नमेंट्स हैं ना, इनके बीच क्या करता है, इनके बीच करता है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट लेवल्स। कौन करता है, फिजिकल फेडरलिज्म के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा गवर्नमेंट का कैसा ऑप्शनल फंक्शन है, मीन्स वो मैंडेटरी नहीं है, कैसा है, ऑप्शनल फंक्शन है। पहला कौन सा, डिफेंस। डिफेंस क्या है, डिफेंस गवर्नमेंट का मैंडेटरी फंक्शन है। ओल्ड एज सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर भी कैसा है, मैंडेटरी फंक्शन है। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दो तो ऑलरेडी मैंडेटरी फंक्शन। कौन सा कह रहा है, चीज ऑप्शनल। ऑप्शनल कौन सा होगा, दो तो नहीं हो सकते,
डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर, तो बचा कौन, ओल्ड एज सिक्योरिटी। देखिए जो ओल्ड एज सिक्योरिटी है, जो ओल्ड एज लोग है ना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का कैसा है, ऑप्शनल फंक्शन है, मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड एज सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर्स टू, अभी बात की थी हम लोगों ने कि जो फिजिकल पॉलिसी ने कहाँ से ड्राइव हुई है, वो साउंड फाइनेंस प्रिंसिपल से आई है। तो अब क्वेश्चन एक है क्या, प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर्स टू, क्या होता है, कौन, प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सबसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग मैक्सिमम होना चाहिए, उससे बिलोंग करता है, या फिर मिनिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सबसे कम होनी चाहिए, उससे बिलोंग करता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस्ड एट द मिनिमम लेवल, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस होने चाहिए कहाँ पर, मिनिमम लेवल के ऊपर, या फिर बैलेंस बिटवीन टैक्स एंड स्पेंडिंग्स। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस है, कौन, प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस, है ना, साउंड इसका नाम ही कौन सा है, साउंड फाइनेंस, मींस ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, जो क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बीच में बैलेंस भी बनाए रखे और अपने एक मिनिमम लेवल पर भी बना रहे। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रिफर्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस एट द मिनिमम लेवल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि प्राइवेट गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, प्राइवेट गुड्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का। पहला कौन सा ऑप्शन है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिल्कुल, पब्लिक गुड्स कैसी होती है, नॉन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, जबकि प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। राइवलरी इन कंजप्शन, हाँ बिल्कुल, पब्लिक गुड्स में क्या राइवलरी नहीं होती, लेकिन प्राइवेट गुड्स में राइवलरी का प्रिंसिपल पाया जाता है। पेमेंट ऑफ प्राइस, और इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें पेमेंट भी पे करना पड़ता है, इसलिए इस तीनों ऑप्शन सही हैं, है ना। चौथा ऑप्शन कौन सा, ऑल ऑफ दी एबव, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री। एक डेवलपिंग कंट्री में फिजिकल पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है वो क्या होता है, किस लिए फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजनल बैलेंस के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव के लिए। तो देखिए जो फिजिकल पॉलिसी का जो मेन एम है, वैसे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है, लेकिन जिसने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम, हमें दोनों में अगर चूज करना पड़े कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चूज करेंगे या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो मेन एम फिजिकल पॉलिसी का है वो कौन होता है, वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम अचीव कर ही लेंगे। जो मेन एम है कौन सा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मार्केट फेल्योर रेफर्स टू अ सिचुएशन। मार्केट फेल्योर का मतलब क्या होता है, मार्केट फेल्योर किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट फेल्योर से मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर है मार्केट डज नॉट फंक्शन, मार्केट में फंक्शन नहीं है, मार्केट फंक्शन नहीं कर रही है। या फिर मार्केट सोल्यूशन अकर्स इफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि मार्केट में सोल्यूशन तभी मिलेगा, मार्केट में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होगा जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। या फिर ऑप्शन नंबर सी सोशल इफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड, ये सोशल इफिशिएंसी अचीव नहीं की गई है। या फिर ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म्स एक्सपीरियंस कर रही हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी मींस मार्जिनल कॉस्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मार्केट फेलियर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए मार्केट फेलियर को रिप्रेजेंट करने का जो इन चारों में सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशल इफिशिएंसी इज नॉट अचीव, की सोशल इफिशिएंसी क्या अचीव नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन था मार्केट फेलियर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पब्लिक फाइनेंस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।